नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनएसएस के आरडीसी कैंप के बारे में कि इस कैंप में जाने के लिए हमारे अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं कैंप में जाने के लिए और इस कैंप में हमें क्या क्या सिखाया जाता है। सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनएसएस का आरडीसी कैंप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनएसएस का आरडी कैंप बहुत ही बड़े लेवल का कैंप होता है और ये एनआईसी कैंप के बाद आता है। जो एनएसएस का जो नेशनल कैंप होता है उसके बाद ही ये कैंप आता है। मैं आपको बता दूं कि इस कैंप में जाने के लिए जो हमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट इस कैंप में जाना चाहते हो तो उसने मिनिमम एनएसएस में 1 साल दिया हो और उसने 1 यूनिट कैंप किया हो, जब भी आप इस कैंप के लिए एलिजिबल हो पाते हो। पर मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन बहुत टफ है। पूरे इंडिया में जो एनएसएस के जो वॉलंटियर्स है वो 40,000 वॉलंटियर्स है, उससे भी अधिक वॉलंटियर्स है। उसमें से मैं आपको बता दूं कि मात्र 200 स्टूडेंटों को ही सिलेक्ट किया जाता है इस आरडीसी कैंप के लिए। उसमें भी ये रहता है कि हर एक स्टेट से 4 बॉयज़ का सिलेक्शन होता है और 4 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना कंपटीशन टफ रहता है। अब इसमें जब हम इसमें कैंप में जाते हैं तो कैंप तो बहुत बड़े लेवल का कैंप रहता है और ये एनआईसी कैंप ही जैसा रहता है, पर इसमें थोड़ा इसमें जो परेड पे ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, क्योंकि इस कैंप का जो उद्देश्य ये रहता है कि हम राजपथ पर जाकर परेड करते हैं और राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं। तो इसलिए इसमें जो परेड पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो जिन लोगों की स्टूडेंटों की परेड अच्छी रहती हो उन लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है और उन्होंने एनएसएस में जो वक्त दिया है उन लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर परेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जब हम कैंप में हम जाते हैं तो वो जो हमारी जो रिपोर्टिंग डेट रहती है वो 31 दिसंबर रहती है। वहाँ से हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम वहाँ पर रुकते हैं, जिसमें से हम 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हमें परेड की प्रैक्टिस कराई जाती है। और जो रात का समय रहता है वहाँ पर कल्चर एक्टिविटी प्रोग्राम होते हैं, डेली वहाँ पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट स्टेज पर जाते हैं और अपने अपने स्टेट के कल्चर के बारे में बताते हैं, उनके उधर क्या जो भाषा है उसके बारे में बताते हैं। वहाँ पर जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, मतलब वहाँ के जो भी अपने अपने कल्चर्स के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या खाना पसंद है, वहाँ के क्या सॉन्ग्स हैं, मतलब वहाँ की स्टेट की सारी बातें करते हैं। तो इसमें कैंप का बेनिफिट ये रहता है कि सारे स्टूडेंट हर स्टेट से आते हैं, अपने अपने स्टेट के बारे में बताते हैं। तो सभी स्टूडेंटों में अच्छी बॉन्डेशन होती है, एक दूसरे के स्टेट के बारे में जानने को मिलता है कि उन स्टेट में क्या हो रहा है, कैसा कल्चर है। तो सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की जाती है, ग्रुप डिस्कशंस भी होता है। और वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर परेड को दिया जाता है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपको परेड की प्रैक्टिस कराई जाती है। और फिर उसके बाद जब हम 26 जनवरी को जब राजपथ पर परेड करते हैं तो जो परेड की जो शुरुआत होती है वो विजय चौक से इंडिया गेट तक उससे परेड की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर हम जब राष्ट्रपति जी के सामने से निकलते हैं तो हमें वहाँ पर सलामी देनी पड़ती है। सभी सेनाओं के बीच में ही एनएसएस के वॉलंटियर और एनसीसी के वॉलंटियर्स भी चलते हैं जो परेड करते हैं। मतलब आपने अगर इस परेड में आप शामिल हो गए तो बहुत ही गर्व और गौरव की बात होती है। मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है आरडीसी कैंप। मैं आपको बता दूं आरडीसी कैंप करने के बाद आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में कि आपने आरडीसी कैंप किया है। आप ऑलरेडी इतने फेमस हो जाते हो, आप सभी लोग आपको जानने लगते हैं कि इस पर्सन ने आरडीसी कैंप करके आया है। दोस्तों इसमें जो वो है इसमें एक एज भी मैटर करती है। मतलब आरडीसी कैंप के लिए जो एज मिनिमम एज है वो 16 to 17, मतलब इससे अबव भी स्टूडेंट इसमें जाते हैं आरडीसी कैंप के लिए। और इसमें हाइट भी मैटर करती है। जो बॉयज़ की हाइट इसमें मांगी जाती है वो 165 to 180 मांगी जाती है और जो गर्ल्स की हाइट मांगी जाती है वो 155 to 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तो इसमें हाइट भी मैटर करती है। और मैं आपको बता दूं कि आप जब पहले दिन ही जाते हैं, पहले फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपको नोटिस किया जाता है कि आपके किस प्रकार की एक्टिविटीज़ है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपको एनएसएस के बारे में कितनी जानकारी है, एनएसएस के गीतों के बारे में पता है कि नहीं, एनएसएस के अंदर इतने सारे डे सेलिब्रेट करे जाते हैं, आपको उनकी डेट के बारे में पता है कि नहीं। कभी ग्रुप डिस्कशंस होता है तो वो हमसे वहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपका क्या होता है। तो वहाँ पर हमें हमारा मतलब आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, मतलब वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको बताना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में से जब 200 वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया जाता है
तो दोस्तों वो 200 के 200 ही वहाँ पर राजपथ में परेड नहीं करते हैं। उन सिलेक्शंस के भी अंदर कुछ स्टूडेंटों को मतलब अलग होना पड़ता है, जिन लोगों का थोड़ा कुछ भी डिसअपॉइंटेड रहता है, मतलब जो परेड थोड़ा ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम के कारण उन लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जब राजपथ परेड करते हैं 200 वॉलंटियर्स में से 152 टू 165 जो वॉलंटियर्स लोग रहते हैं वो परेड करते हैं और राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं। और वहाँ पर सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि आप किस प्रकार से बोलते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे आप ग्रुप्स में रहते हो, क्योंकि वो कैंप लगाया जाता है तो आपकी सारी एक्टिविटी पर फोकस किया जाता है। तो दूसरे इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखना है और मैं आप सभी लोगों को यही सजेशन दूंगा और मेरे भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एनएसएस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एनएसएस एक नेशनल सर्विस स्कीम है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो ग्राउंड लेवल से लोगों के लिए मदद करती है और जो नीचे लेवल पर आकर राष्ट्र के लिए काम करती है। ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, तो आप सभी स्टूडेंट इसमें जुड़िए और देश के लिए विकास करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।